देश में अब तक आपको बता दें कोरोना के कुल 12,759 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 420 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलों की बात अगर हम करें तो पिछले 24 घंटे में कुल 826 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के हॉटस्पॉट बने देश के 4 शहरों में कल दर्ज किए गए मामले अब आपको हम दिखाते हैं। सबसे ज्यादा मामले 257 मामले मुंबई में दर्ज किए गए हैं। आपको शुरुआत से ही हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये संख्या देखने को मिल रही है। इंदौर की बात करें तो यहां पर 244, दिल्ली में 62 और जयपुर में 24 घंटे में 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना ने पलटवार किया है। 2 दिनों तक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद गुरुवार को एक बार फिर मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है। कल सामने आए पिज्जा कांड के बाद आने वाले दिनों में भी कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। लगातार 2 दिनों तक कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट के चलते राजधानी दिल्ली में बन रहे सुकून के माहौल में गुरुवार को जोरदार झटका लगा। दिन की शुरुआत ही संकट के दोहरे पैगाम के साथ हुई। पहला तो ये कि गुरुवार को संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ गए और दूसरा होम डिलीवरी के जरिए लोगों के घर तक महामारी की पहुंच के नए रास्ते का खुलासा। 14 अप्रैल को पहली बार दिल्ली में नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 13 अप्रैल को नए मामलों की संख्या 356 थी, जो 14 अप्रैल को घटकर 51 हो गई और 15 अप्रैल को इससे भी कम सिर्फ 17 नए मामले दर्ज किए गए। लेकिन 16 अप्रैल को फिर से उछाल आया और 62 नए मामले दर्ज हुए। यानी कि हालात अभी हिसाब किताब के बाहर ही हैं। लेकिन केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया कि कोरोना के खिलाफ उनकी रणनीति कामयाब है। वहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर नहीं आने देते और बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने देते, ताकि बीमारी बाहर ना फैले। और तो वहाँ पे फिर हम ऑपरेशन शील्ड चालू करते हैं और इसके अच्छे असर पड़ रहे हैं, क्योंकि दिलशाद गार्डन का हमने देखा कि किस तरह से वो 15-20 दिन हो गए और वहाँ पे कंटेनमेंट जोन में अब एक भी केस नहीं आया। पिज्जा की होम डिलीवरी ने तो दिल्ली में कयामत ही ढा दी। मालवीय नगर इलाके की एक पिज्जा दुकान से पिज्जा डिलीवरी करने वाले लड़के में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया। डिलीवरी बॉय को पिछले 20 दिनों से सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे। इस दौरान उसने 72 घरों तक ऑर्डर डिलीवर किए। इन 72 परिवारों को तो क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन संक्रमित डिलीवरी बॉय अपने साथ काम करने वाले 17 और लड़कों के संपर्क में था और ये लोग भी अपने अपने इलाकों में पिज्जा की होम डिलीवरी करते रहे। इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए, लिस्ट बनाने में कागज कम पड़ जाएंगे। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज़्यादा चिंताजनक होगा। इधर दिल्ली सरकार के भगवान महावीर अस्पताल के डॉक्टर, नर्सों समेत कुल 68 कर्मचारियों पर भी संक्रमण की तलवार लटक रही है। अस्पताल में भर्ती हुई एक गर्भवती महिला के परिवार ने ये जानकारी नहीं दी थी कि उनका पूरा परिवार क्वारंटीन किया गया है। बुधवार देर रात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। महिला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने तक उसके संपर्क में आए 68 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी कि खतरा टालना तो दूर, अभी कम भी नहीं हुआ है। संक्रमण हर बार नई शक्ल में चोरी छुपे हमारे घरों, अस्पतालों को निशाना बना रहा है। ऐसे में जो भी लॉकडाउन को हल्के में ले रहा है, वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डाल रहा है। दिल्ली से ऐश्वर्या और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। डिलीवरी बॉय को संक्रमण के मामले ने कोरोना के खिलाफ पूरी लड़ाई और रणनीति पर बट्टा लगा दिया है। इस मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 20 दिनों से सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों के बावजूद डिलीवरी बॉय को रोका क्यों नहीं गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या डिलीवरी कंपनी अपने स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग के बगैर काम करवा रही थी? कोरोना का सैंपल देने के बावजूद डिलीवरी बॉय को आइसोलेशन में क्यों नहीं भेजा गया? क्या डिलीवरी कंपनी को भी ये बात पता नहीं थी और सैंपल लेने वाली लैब ने पुलिस प्रशासन को ये मामले पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किए?
ये 5 बड़े और अहम सवाल हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली में संकट गहरा गया है। एकाएक इजाफा हुआ है कोरोना संक्रमित लोगों का। अब देखना होगा उन 72 परिवारों का जहां पर ये डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करके आया है कि उन 72 परिवारों का क्या होता है, क्या उनमें भी कोई पॉजिटिव केस निकलता है या नहीं। फिलहाल सभी को होम क्वारंटीन किया गया है। साथ ही साथ वो 17 और डिलीवरी बॉय जो इस डिलीवरी बॉय के साथ, संक्रमित डिलीवरी बॉय के साथ काम करते थे, उन्हें भी क्वारंटीन किया गया है। और कोरोना पर काबू पाने के लिए एक तरफ पुलिस और सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने में जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मुश्किलों में फंसे हैं जिन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के मुनीर का इलाके में कल मणिपुर के कई छात्र सड़क पर खाने के इंतजार में बैठे रहे। पता चला कि मणिपुर सरकार उनके लिए खाने का इंतजाम कर रही है। दिल्ली सरकार इन छात्रों को वक्त पर और उनके घरों में खाना क्यों नहीं खिला सकती, ये समझ से परे है। ये देखिए तस्वीरें। एक तरफ जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री बाहर आते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जहां हैं वहीं रहें, उस राज्य में आपको रहने और खाने का इंतजाम होगा। लेकिन हकीकत देखिए, ये मणिपुर के छात्र हैं जो कि सड़कों पर हैं, इंतजार कर रहे थे खाने का। और अब बात जमात के चीफ मौलाना साद की। जी हां, मौलाना पर शिकंजा कसता जा रहा है। कल प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। उधर सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मौलाना के 2 रिश्तेदारों समेत 4 लोगों पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मौलाना कहां है, कब गिरफ्तार होगा, इस पर कई सवाल है। ऐसी खबर है कि वो अपने ठिकाने भी बदल रहा है। आपको बता दें, मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज कर चुकी है पुलिस। अब ऐसे में मौलाना साद छिपता फिर रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो पूरी तरह से पुलिसिया कार्रवाई में मदद करेगा। आपको बता दें कि मौलाना साद और उसके 8 सहयोगी ईडी के रडार पर आ गए हैं। इन सब पर विदेशों से फंड लेने का आरोप है। सूत्रों से खबर यह भी है कि हाल के दिनों में मौलाना के खातों में बड़ी रकम जमा हुई है। इस बारे में इनकम टैक्स विभाग भी जांच शुरू करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस मौलाना साद को अब तक 2 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन उसने अपने खातों की जानकारी अब तक नहीं दी है। कानून के हिसाब से एक चीज़ समझे कि हमने 91 का जब नोटिस के रिप्लाई दे दिया है तो हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। वो पार्टली इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन हो रही है। अब ये कहना कि वो मौलाना साद साहब और ये सब तबलीगी जमात के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं। और इवन दो अभी आपको पीछे का परसों का येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, मौलाना साद साहब के घर परिवार के रिलेटिव्स को बुलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, क्राइम ब्रांच ने बुलाया है और वो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी है। तो ये बातें बेबुनियाद है कि वो फरार हैं, वांटेड है, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, अथॉरिटी से टाइमली मिल रहे हैं। और मौलाना साद के बारे में ये खबर भी है कि उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उसने दिल्ली के जाकिर नगर में ही अपना ठिकाना किसी मकान में बना लिया है। उधर सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मिले मौलाना के 2 रिश्तेदारों समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। ये लोग दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली मरकज होते हुए सहारनपुर आए थे, लेकिन पुलिस से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई थी। तो मौलाना के ही परिवार के 2 रिश्तेदार पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, मौलाना साद के निकट रिश्तेदार हैं जो कि जिनकी लोकेशन CDR के आधार पर मरकज़ में पाई गई थी। हम लोगों ने विभिन्न जो भी माध्यम थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम था, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी बार बार जनसाधारण से ये अपील किया था कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च के पश्चात मरकज़ में गए हैं वो अपनी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज़ कर दें, ताकि हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लें, उनका सैंपल ले लें और अगर कोई इस तरह की बात है तो उसमें आगे हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि पहले से कोई तैयारी ना होने की वजह से ये मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी गई है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना से किस कदर त्राही कर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे में 150 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं।
मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1164 मरीज सामने आए हैं। इंदौर में गुरुवार को सामने आए 244 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 842 पहुंच चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में जहां 63 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 47 की जान इंदौर में गई है। हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दावा किया है कि शुरुआती देरी के बाद अब कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ी जा रही है। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद मुंबई में भी ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले लोग डरे हुए हैं। मुंबई में जो डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करने के लिए उनका आरोप है कि उनकी कंपनियों ने उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बेसिक चीजें भी नहीं दी है। दूसरी तरफ कुछ होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि पूरे हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेघर और मजदूरों के लिए खाना बना रहे हैं। लॉकडाउन में पिज्जा खाना दिल्ली के 72 परिवारों को बहुत महंगा पड़ गया। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय में 20 दिन से कोरोना के लक्षण थे, पर वो पिज्जा डिलीवर कर कोरोना का खतरा बांटता रहा। 14 अप्रैल को उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब इन 72 परिवारों के साथ 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी क्वारंटीन में रखा गया है। जिस चेन के किचन से पिज्जा डिलीवरी की गई, उनका कहना है कि हमने तो पूरी सावधानी बरती थी, पर ऐसी घटना का होना दिखाता है कि कोरोना वायरस किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। ये बात दिल्ली की थी, पर मुंबई में भी लोग खूब ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए उन्हें सेफ्टी गियर नहीं दिए गए। कंपनी ने ग्लव बोले थे कि देंगे करके, पर मैंने खरीदा, पर ऐसे जो ग्लव है वो कल मेरे बाइक चलाने की वजह से फट गए, तो मैं रोज परचेस नहीं कर सकता। ना ही आपको कंपनी ने प्रोटेक्शन गियर के नाम पे क्या क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया है सर, और हम लोग को कहीं पुलिस रोकती भी है तो कोई कॉल नहीं उठाता है। कोरोना संकट में मुंबई में एक बहुत बड़ा वर्ग प्रवासी मजदूरों और बेघरों का भी है। इनकी मदद के लिए मुंबई के सामर्थ्यवान लोग आगे आ रहे हैं। देश की एक बड़ी बैंकेट चेन वर्ली स्थित ब्लू सी बैंकेट हजारों लोगों को खाना खिला रहा है। इन्होंने अपना बैंकेट हॉल लाइव किचन में तब्दील कर दिया है। Came to a standstill. We thought that this is the right moment to support the country and for the people who are stuck on the roads, the heroes of Mumbai, which are the police, the BMC hospitals, which are taking care. We should supply food for them. So we started off by giving them food on our own, and after that, looking at the good work. A lot of NGOs and a lot of people supported us. So we are working with NGOs like UVA, NAB, which is National Association of Blind, Project Mumbai, to supply food all across Mumbai. The government and the police has supported us a lot in this whole venture. इस किचन में करीब 30 लोग 30,000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन समेत हर नियम का पालन हो रहा है। बीएमसी ने यहां से खाना पिकअप करने के लिए बेस्ट की एसी बसें भी दी हैं। पंकज उपाध्याय के साथ तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूरों की तस्वीरें सामने आई तो पूरा देश हिल गया। उनके भविष्य को लेकर, जीवन यापन को लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन मसला इतना ही नहीं है। दरअसल ये मजदूर जिन लघु उद्योगों में काम करते हैं, उनका भविष्य भी संकट में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल राज्य है। यहाँ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में लगे कामगारों को अपना भविष्य काफी डरावना लग रहा है। लॉकडाउन की वजह से हजारों की नौकरी जा चुकी है। इन कामगारों को लग रहा है कि अब वापस अपने गृह प्रदेश लौटने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। खाना नहीं मिलता, उधर सेठ लोग पैसा भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, काम भी नहीं है, तो क्या करेगा अभी बताओ। अच्छा। 8 दिन हो गया था, ये कोई एक जन सेठ भी नहीं, कोई ऐसा बोला कि पहले 100, 200, 50 ये तू ले ले। छोटे और मध्यम उद्योगों में पहले से ही प्रोडक्शन बंद है और आने वाले कुछ महीनों में यानी बरसात के सीजन में प्रोडक्शन ऐसे भी नॉर्मल से कम होता है। तो अगर अगले 1-2 महीने में हालात ठीक भी हो जाए, फिर भी अगले 1 साल तक छोटे और मध्यम उद्योगों को और वहां पर काम करने वाले मजदूरों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। मजदूर चले जाएंगे तो लघु उद्योगों को खड़े करने में दिक्कत होगी। पीएम मोदी ने इंडस्ट्रीज से अपील की थी कि कर्मचारियों को ना निकालें, पर अब नियोक्ता ही सरकार से मदद मांग रहे हैं। जो 80% छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है वो बच जाएंगे, ऐसा फाइनेंशियल पैकेज डिजाइन करेंगे। उसमें जीएसटी जैसा जो एक टैक्स है उनका रेट में रिड्यूस होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है
जो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी हेवी है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसमें कटौती आनी चाहिए, उस रेट में रिड्यूस होना चाहिए। जो EMI है वो EMI में जो लोग बड़े बड़े लोन उनके ऊपर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे इनकम टैक्स जैसा इशू है, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर सकती है। लॉकडाउन से पैदा हुए हालात में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ही बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है। नासिक से प्रवीण ठाकरे और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। सारे नेता उद्योगपतियों से अपील कर रहे हैं कि कामगारों को ना निकाले और उनकी तनख्वाह ना काटे, लेकिन ये रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। लुधियाना में जब प्रशासन ने पूरा वेतन देने की चिट्ठी जारी की तो उद्योगपतियों ने दो टूक सुना दिया कि उनका कहना है कि चाहे तो जेल में डाल दे, लेकिन हम वेतन नहीं दे सकते। इस बीच अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक ली है। लुधियाना पंजाब की सबसे बड़ी उद्योग नगरी है। होजरी, साइकिल, मोटर पार्ट्स के कारखानों की पूरी श्रृंखलाएं हैं। जहां इन दिनों काम धाम ठप है, आप जानते ही हैं। लेकिन शहर के उद्योगपति एक चिट्ठी से बौखलाए हुए हैं। यह चिट्ठी लिखी है शहर के डिप्टी कमिश्नर ने कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी उद्योगपतियों को अपने अपने कामगारों को उनका पूरा वेतन देना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ तय धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्र जारी होते ही उद्योगपति सख्ते में आ गए, डिप्टी कमिश्नर से मिलने भागे और कहा कि लॉकडाउन में भात दाल खिला देना अलग बात है और तनख्वाह देना दूसरी। यह हमारे बस का नहीं है, चाहे तो आप हमें जेल में डाल दें। अप्रैल च हुण क्वेश्चन आंदा है बई असीं पैसा लेबर नूं तनख्वाह कित्थों दईए। 22 तरीक तो साडे बैंक बंद है, पेमेंटां बंद, आनियां जाना सारा कुछ चक्का जाम हो गया। असीं कित्थों दईए पैसा? सर इस तरह 31 मार्च तक दी लेबर ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹਜੇ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। लुधियाना में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर या तो बिहार से हैं या यूपी या झारखंड या पश्चिम बंगाल से। उद्योगपतियों के हाथ खड़े कर देने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने सिर्फ इतना कहा कि वो उनकी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। इस तो इलावा उन्होंने कुछ इशूज़ सीगे कि जी पेमेंट का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वालों हुक्म जोड़ा किया गया है उस दे बाबत उन्होंने अपने कुछ सुझाव, कुछ सजेशनस ते जी इस दी लीगैलिटी बारे कुछ इशूज़ सीगे। उन्होंने वास्ते उन्होंने एक अपना लिखती मैमोरेंडम जोड़े हैं वक्-वक् ऑर्गेनाइजेशंस वालों सानू दिता गया है। तमाम शहरों से ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि मालिकों ने मजदूरों को लॉकडाउन का वेतन देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली से, नोएडा से, सूरत से, अहमदाबाद से, मुंबई, ठाणे, कानपुर, सहारनपुर से। आने वाले दिनों में ये मुश्किल और बड़ी हो सकती है क्योंकि मार्च तक का वेतन तो मालिकों ने जैसे तैसे दे दिया है, लेकिन पूरे अप्रैल में जब एक भी रुपए का काम ही नहीं होगा तो वो तनख्वाह कहां से देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सरकारों की पहली प्राथमिकता ये है कि कोई मजदूर भूखा न रहे और वो जहां है वहां उसे सिर छिपाने की जगह मिल जाए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करवाने तथा आम जनता के लाभ के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। इस बीच अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। बैठक में उन सेक्टर्स को राहत देने पर चर्चा हुई जिन पर कोरोना का सबसे बुरा असर हुआ है। इसलिए उम्मीद बंधी है कि सरकार जल्दी ही दूसरे राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। आपको याद हो तो पहले पैकेज में सरकार ने 1,70,000 करोड़ की राहतों का ऐलान किया था। विश्व की तमाम एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि लॉकडाउन के कारण भारत की विकास दर पिछले 3 दशक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकती है। IMF ने कहा है कि मोदी सरकार को अब अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। इसमें देरी से हालत बेहद खराब हो सकती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की GDP 1.5 से 2.8% के बीच रह सकती है। वहीं IMF ने कहा है कि इस साल विकास दर 1.9% रह सकती है।
IMF की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के सारे विकसित देशों की विकास दर नकारात्मक रहेगी और भारत सबसे तेज विकसित करने वाला देश हो सकता है, लेकिन कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में लंबा वक्त लग सकता है। आज तक ब्यूरो।